सर्वे भवन्तु सुखिनः। प्यारे सहपाठियों, अब हम लोग सेकेंड चैप्टर शुरू कर रहे हैं 12th क्लास के बायोलॉजी में जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग। पहला प्रश्न है, जेनेटिकली मॉडिफाइड यानी आनुवंशिक रूपांतरित फसलों के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं? ये फसलें सूखे, ठंड, लवणता एवं ताप के प्रति अधिक सहिष्णु होती हैं। तो जो सूखे फसलें होती हैं, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों के संबंध में बात की जा रही है, तो वे सूखे, ठंड, लवणता और ताप के प्रति अधिक सहिष्णु होते हैं, तभी तो ये अधिक उपजाऊ होते हैं। इन फसलों की खनिज उपयोग क्षमता अधिक होती है, तो खनिज उपयोग करके ही अच्छे फसल हम लोग को दे पाते हैं। इन फसलों की कीटों के प्रति प्रतिरोधी क्षमता भी अधिक होती है, तो ये भी बात सही है, तभी तो अपने आप को ये सस्टेन कर पाते हैं। तो 1, 2, 3 तीनों ही कथन सही है, उपरोक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी आंसर। उत्तर की व्याख्या देखें तो ऑप्शन डी है, ऐसे पौधे जीवाणु, कवक व जंतु जिनके जीन तकनीकी की मदद से परिवर्तित किए जा चुके हैं, आनुवंशिक रूपांतरित जीव यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जिसको शॉर्ट में GMO भी कहते हैं। जीवों का व्यवहार, स्थानांतरित जीन की प्रकृति, परपोषी पौधे, जंतुओं या जीवाणुओं की प्रकृति व खाद्य जल पर निर्भर करता है। GMO जो पौधे होते हैं उनका उपयोग कई प्रकार से लाभदायक है। ये आनुवंशिक रूपांतरण द्वारा अजैव प्रतिबलों यानी ठंडा, सूखा, लवण, ताप, जिसको हम लोग बोलते हैं जो घटक होते हैं जैविक, अजैविक, तो ये अजैविक घटक की बात की जा रही है। ठंडा, सूखा, लवण और ताप के प्रति अधिक सहिष्णु फसल होते हैं। रासायनिक पीड़कनाशकों पर कम निर्भरता इनकी होती है, यानी ये पीड़कनाशी प्रतिरोधी फसल होते हैं। कटाई के पश्चात होने वाले नुकसानों को कम करने में ये सहायक होते हैं। पौधे द्वारा खनिज उपयोग क्षमता में वृद्धि, यह शीघ्र मृदा उर्वरता समापन को रोकता है। खाद्य पदार्थों के पौष्टिक स्तर में वृद्धि, उदाहरण के स्वरूप विटामिन ए से समृद्ध धान, जैसे ब्लैक राइस की बात करते हैं, जिसमें विटामिन ए काफ़ी प्रचुर मात्रा में होता है। उपरोक्त उपयोगों के साथ साथ GM का उपयोग तनुकूल पौधों के निर्माण में सहायक होते हैं, जिनसे वैकल्पिक संसाधनों के रूप में उद्योगों में वसा, ईंधन व वेशजीय पदार्थों की आपूर्ति की जाती है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हम लोगों के लिए। अगला प्रश्न है, कपास के कीटरोधी पौधे आनुवंशिक इंजीनियरिंग द्वारा एक जीन को निर्दिष्ट कर निर्मित किए गए हैं, जो लिया गया है विषाणु से, जीवाणु से, फफूंद से या कीट से। तो कपास रोटी जो पौधे होते हैं उनकी जेनेटिकली जो इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी होती है वो किससे लिए जाते हैं? जीवाणु से लिए जाते हैं। तो क्या हो जाएगा आंसर? बी। आनुवंशिक इंजीनियरिंग का प्रयोग कर BT जो एक जीवाणु है, BT का फुल फॉर्म बैसिलस thuringiensis से प्राप्त करते हैं, और ये कपास के कीटरोधी पौधे जो तैयार किए जाते हैं वही हैं। VT जीव विष जो टॉक्सिस होता है, तो टॉक्सिन जीन जीवाणु से क्लोरीनीकृत होकर पौधे में अभिव्यक्त होकर कीटों या पीड़कों के प्रति प्रतिरोधकता पैदा करता है। तो यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट बात है कि प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, जिससे कीटनाशकों के उपयोग की आवश्यकता नहीं रह जाती। इसलिए ये बहुत ज़रूरी बात है।
गोल्डन राइस एक प्रचुरतम स्रोत है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन ए। तो विटामिन ए का सबसे बेस्ट स्रोत होता है गोल्डन राइस। विटामिन की बात कर रहे हैं हम लोग, तो विटामिन जो वसा में घुलनशील होते हैं, जो जल में घुलनशील होते हैं, उनके नाम याद रखते हैं हम लोग। बी और सी विटामिन जल में घुलनशील होता है, वहीं डी, ई, के, ए विटामिन फैट में घुलनशील होता है। इस बात को याद रखेंगे। आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए सही है। जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रयोग कर खाद्य पदार्थों के पोषण स्तर में वृद्धि की जाती है। इसका सर्वोत्तम उदाहरण है गोल्डन राइस, जिसमें विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। अगला बीटी यानी बी थुरिंजिनियंसिस जीवाणु अपनी वृद्धि के विशेष अवस्था में विषाक्त कीटनाशक प्रोटीन का निर्माण करता है। यह विषाक्त प्रोटीन बीटी जीवाणु को क्यों नहीं मारता? तो ऑप्शंस है जीवाणु के प्रति प्रतिरोधी है, 20 अपरिपक्व होते हैं, 20 निष्क्रिय होते हैं, 20 जीवाणु की विशेष शैली में मिलता है। तो ये 20 कैसे होते हैं? निष्क्रिय होते हैं, इसलिए वो उसको नहीं मारता है। आंसर की बात करें तो बीटी बैसिलस थुरिंजिनियंसिस की कुछ नस्लें जैसे प्रोटीन का निर्माण करती हैं, जो विशिष्ट कीटों जैसे कि लिथिडोप्सन, तंबाकू की कलिका कीड़ा जिसको सैनिक कीड़ा भी कहते हैं, कोलियोस्टोरेन जिसको भृंग व डिप्टेरॉन जो मक्खी मच्छर को मारने में सहायक होते हैं। बी थुरिंजिसिस अपनी वृद्धि की विशेष अवस्था में कुछ प्रोटीन रवों का निर्माण करती है। इन रवों में विषाक्त कीटनाशक प्रोटीन होता है। वास्तव में जो वीटी जीव विष प्रोटीन है जीवाणु में निष्क्रिय रूप में होता है। जीव ही कीट इस निष्क्रिय जीव विष को खाता है। फिर क्या होता है? इसके रवे जो होते हैं अंत में क्षारीय पीएच के कारण घुलनशील होकर सक्रिय रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। तो जो पीएच स्केल की बात करते हैं हम लोग, पीएच की बात कर रहे हैं, तो पीएच का वैल्यू 0 से लेकर 14 तक होता है। जो 0 साइड के होते हैं वो अम्लीय होते हैं, एसिड होते हैं, और जो 14 साइड के होते हैं वो बेसिक या क्षारीय होते हैं। जो 0 के अप्रॉक्स होगा वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, वहीं जो सबसे 14 के नज़दीक होगा वो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होगा। सक्रिय जीव विष मध्य आंत के उपकलीय कोशिकाओं की सतह से बंधकर उसमें छिद्रों का निर्माण करते हैं, जिस कारण ये कोशिकाएं फूलकर फट जाती हैं और परिणाम स्वरूप कीट की मृत्यु हो जाती है। जिस प्रकार हम लोगों ने लाइसोसोम देखा है, तो लाइसोसोम की तरह ही ये बीटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकित्सा के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। पहला कथन, इस प्रौद्योगिकी द्वारा विकसित औषधियों का शरीर पर अवांछित प्रतिरक्षात्मक अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल प्रभाव नहीं पड़ता है। तो जैव प्रौद्योगिकी की बात की जा रही है। इस प्रौद्योगिकी के द्वारा मानव शरीर में उत्पन्न होने वाले सारे रोगों का उपचार संभव है। जहाँ भी 100% की बात की जाए सारे रोगों का उपचार संभव है, तो ये बात गलत हो जाता है। तो सेकेंड ऑप्शन गया। और इस प्रौद्योगिकी द्वारा विकसित औषधीय शरीर पर अनवांटेड इम्यूनोलॉजी प्रभाव पर नहीं पड़ता है, तो ये बात सत्य है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। केवल पहला कथन सत्य है। जैव प्रौद्योगिकी ने स्वास्थ्य सुरक्षा के क्षेत्र में अत्यधिक प्रभाव डाला है, क्योंकि इसके द्वारा उत्पन्न सुरक्षित व अत्यधिक प्रभावी चिकित्सीय औषधियों का उत्पादन अधिक मात्रा में संभव है। पुनर्योगज चिकित्सीय औषधियों का अवांछित प्रतिरक्षात्मक अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल प्रभाव नहीं पड़ता है।
जबकि ऐसा देखा गया है कि उपरोक्त उत्पाद जो अमानवीय स्रोतों से विलगित किए गए हैं वे अवांछित परिचयात्मक प्रभाव डालते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न कथनों पर विचार करना है। मधुमेह रोग से पीड़ित व्यक्ति को इसके नियंत्रण के लिए इंसुलिन लेना पड़ता है। दूसरा ऑप्शन देखेंगे, तो जो मधुमेह रोग से लोग पीड़ित होते हैं उन्हें इंसुलिन लेना पड़ता है। तो पहला ऑप्शन सही है। मधुमेह रोग में उपयोग लाया जाने वाला इंसुलिन जानवरों व सुअरों को मारकर उनके अग्नाशय से प्राप्त किया जाता है। तो हाँ, ये भी बात सत्य है। वर्तमान में जैव प्रौद्योगिकी की सहायता से जीवाणुओं द्वारा इंसुलिन का निर्माण किया जाता है। तो ये भी सत्य है, क्योंकि हम लोग इंसुलिन आजकल जो लेते हैं वो आर्टिफिशियल होता है। तो सभी कथन क्या हैं, सत्य हैं। ऑप्शन डी में है 1, 2, 3, डी ऑप्शन हो जाएगा सत्य। उत्तर देखते हैं क्वेश्चन का। तो ऑप्शन डी, तो तीनों कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न है, आनुवंशिक विकार के साथ पैदा हुए बच्चों के उपचार हेतु जीन चिकित्सा के अंतर्गत जीन को व्यक्ति के शरीर के किस भाग में प्रवेश कराया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका, ऊतक। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। तो जो भी ये उपचार होता है ये कोशिका और ऊतक के लिए होता है। तो कोशिका और ऊतक में इसको इंसर्ट करके इस विकार के से निजात पाते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 और 3। एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्वेश्चन का। ऑप्शन बी, यदि कोई बच्चा आनुवंशिक रोग के साथ पैदा हुआ है तो इस रोग के उपचार हेतु जीन चिकित्सा ही एकमात्र उपाय है। जीन चिकित्सा में उन विधियों का सहयोग लेते हैं जिनके द्वारा किसी बच्चे या भ्रूण में चिन्हित किए गए जीन दोषों का सुधार किया जाता है। इसमें रोगों के उपचार हेतु जीनों को व्यक्ति की कोशिकाओं या ऊतकों में प्रवेश कराया जाता है। आनुवंशिक दोष वाली कोशिकाओं के उपचार हेतु सामान्य जीन को व्यक्ति या भ्रूण में स्थानांतरित करते हैं, जो निष्क्रिय जीन की क्षतिपूर्ति कर उसके कार्यों को संपन्न करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बायोपायरेसी को परिभाषित करता है? तो बायोपायरेसी शब्द को हम लोग समझते हैं, जैव प्रौद्योगिकी की सहायता से ट्रांसजेनिक एनिमल्स या परजीवी जंतु का निर्माण करना। दूसरा ऑप्शन है, कंपनी या संगठन द्वारा किसी राष्ट्र या उससे संबंधित लोगों से बिना व्यवस्थित अनुमोदन व क्षतिपूरक भुगतान के जैव संसाधनों का उपयोग करना। तो बायोपायरेसी का मतलब होता है बी ऑप्शन, कंपनी या संगठन द्वारा किसी राष्ट्र या उससे संबंधित लोगों से बिना व्यवस्थित अनुमोदन या क्षतिपूरक भुगतान के जैव संसाधनों का उपयोग करना ही क्या करता है, बायोपायरेसी। अगला ऑप्शन है पौधों एवं जंतुओं का अवैध व्यापार करना। लास्ट ऑप्शन है किसी भी सूक्ष्मजीव, पौधे एवं जंतुओं के आनुवांशिक गुणों में परिवर्तन करना। तो ये नहीं है, क्या है, किसी राष्ट्र या संगठन के अकॉर्डिंग चलना। यहाँ ऑप्शन बी पे देखते हैं हम लोग कि मल्टीनेशनल कंपनियों व दूसरे संगठनों द्वारा किसी राष्ट्र या उससे संबंधित लोगों से बिना व्यवस्थित अनुमोदन व क्षतिपूरक भुगतान के जैव संसाधनों का उपयोग करना बायोपायरेसी कहलाता है। नेक्स्ट चैप्टर शुरू होता है जीव और समष्टियाँ। पहला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी के अंतर्गत जीवीय संगठन के कौन से स्तर सम्मिलित होते हैं? जीव, समष्टियाँ, समुदाय, जीवों। तो पारिस्थितिकी के अंतर्गत जो भी जीवीय संगठन है उसमें सभी आते हैं, जीव भी आता है, समष्टियाँ भी आती हैं, समुदाय भी और जीवों भी। तो ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी है, पारिस्थितिकी के अंतर्गत जीवों के बीच या जीवीय तथा भौतिक में अजीवीय या अबायोटिक पर्यावरण के बीच होने वाली पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। मूल रूप से पारिस्थितिकी
जीवीय संगठन के 4 स्तरों से संबंधित है: जीव, समष्टि, समुदाय और जीवों। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से जीवों के जीवन को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण अजैव कारक हैं? तो अजैव कारक में अभी पीछे हम लोग देखे थे, तापमान, जल, मृदा, प्रकाश सभी आते हैं, तो उपरोक्त सभी हो जाएंगे, डी आंसर हो जाएगा। ऑप्शन की बात करें तो जीवों के जीवन को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक तापमान, जल, प्रकाश और मृदा है। तापमान की बात करें हम लोग तो तापमान पारिस्थितिक रूप से सबसे ज़्यादा प्रासंगिक है और ये प्रासंगिक कारक है। पृथ्वी पर औसत तापमान ऋतु के अनुसार बदलता रहता है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर, मैदानों से पर्वत शिखरों की ओर जाने पर तापमान उत्तरोत्तर घटता जाता है। तो अगर हम लोग इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा से पोल के साइड जाएं, आर्कटिक रीजन या अंटार्कटिका के साइड, तो टेम्परेचर क्या होगा, डाउन होगा। अब जल की बात करें, तापमान के बाद जीवों के जीवन को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक जल है, क्योंकि जल के बिना जीवन असंभव है। जलीय जीवों के लिए जल की गुणवत्ता महत्वपूर्ण होती है। लवण की सांद्रता अंतःस्थलीय जल में 5 से कम, वहीं समुद्री जल में 30 से 35 और कुछ अति लवणीय लैगूनों में 100 से अधिक होती है। तो लवण की सांद्रता जो है वो अंतःस्थलीय जल में 5 से कम होती है, समुद्र में 30 से 35 होती है और वही अति लवणीय लैगून जो झील होती है वहाँ पे 100 से भी अधिक होती है। कुछ जीव लवणता की व्यापक परास के प्रति सहनशील होते हैं, तो एक बहुत बड़े रेंज के लिए जो सहनशील होते हैं, लेकिन कुछ कम परास में सीमित होते हैं, कुछ कम रेंज में ही सर्वाइव कर पाते हैं। बहुत से अलवण जल प्राणी समुद्र के पानी में और समुद्री प्राणी अलवणता में लंबे समय तक नहीं रह सकते, क्योंकि उन्हें परासरणीय समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो ये डिपेंड करता है उनके एडेप्टेशन पे। प्रकाश के संदर्भ में बात करें तो प्रकाश, पौधे जो होते हैं प्रकाश संश्लेषण द्वारा खाद्य उत्पन्न करते हैं। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो ऊर्जा के स्रोत के रूप में उपलब्ध होने पर संभव है। इसलिए हम जीवधारियों के लिए, विशेष रूप से स्वपोषियों के लिए प्रकाश का महत्वपूर्ण अंग होना जरूरी है। वहीं मृदा की बात करें तो विभिन्न स्थानों में मृदा की प्रकृति और गुण भिन्न भिन्न होते हैं। मृदा की विभिन्न विशेषताएं जैसे कि मृदा का संघटक, कण साइज, ये सभी जो होती हैं काफ़ी हद तक किसी क्षेत्र की वनस्पति का निर्धारण करते हैं। प्रश्न दिया है, जीवों के संबंध में नीचे दिए गए युग्मों में से कौन से सही सुमेलित है? तापमान के व्यापक परास यानी वाइड रेंज को सहन करने वाले जीव क्या कहलाते हैं? यूरीथर्मल यानी पृथुतापी। तो ये सही है, क्योंकि हाई टेम्परेचर को या एक वाइड रेंज को सस्टेन करने वाले यूरीथर्मल कहलाते हैं। तापमान के कम परास यानी नैरो रेंज को सहन करने वाले जीव क्या कहलाते हैं? स्टेनोथर्मल यानी तनुतापी। ये भी बिल्कुल सही मिलान है। लवणता की अधिक परास यानी वाइड रेंज के प्रति सहनशील जो जीव होते हैं उन्हें यूरीहेलाइन कहते हैं, यानी पृथु लवणी कहते हैं। तो ये भी बिल्कुल सत्य है। तो तीनों ही सही है। इसका कूट देखते हैं हम लोग। तो तीनों वाला ऑप्शन डी है, तो ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आंसर डी की बात करें, पृथ्वी पर पाए जाने वाले कुछ जीव तापमान के व्यापक परास को सहन कर सकते हैं, उनमें खूब बढ़ते हैं और यही यूरीथर्मल यानी पृथुतापी कहलाते हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली आदि। लेकिन कुछ जीव तापमान के कम परास में ही रहते हैं, ऐसे जीव स्टेनोथर्मल तनुतापी कहलाते हैं। विभिन्न जातियों का भौगोलिक वितरण काफ़ी हद तक उनकी तापीय सहनशक्ति पर निर्भर करता है।
जलीय जीवों के लिए जल की गुणवत्ता यानी रासायनिक संगठन और पीएच वैल्यू महत्वपूर्ण होती है। कुछ जीव लवणता के व्यापक परास के प्रति सहनशील होते हैं, पृथु लवणी और यूरी हैलाइन, लेकिन अन्य कम परास तक ही सीमित होते हैं। ऐसे जीवों को एस्टेन हैलाइन यानी तनु लवणी कहते हैं। अगला प्रश्न है, जीव का कोई ऐसा गुण अकारकीय, कारकीय, व्यवहारिक जो अपने आवास में जीवित बने रहने और जनन करने योग्य बनाता है, वो क्या कहलाता है? निलंबन, अनुकूलन, संरूपण, उप्रवासन। तो क्या कहलाता है? अनुकूलन, एडेप्टेशन। आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी, यह जीव का एक ऐसा गुण है जिसमें अकारकीय, कारकीय और व्यवहारिक है, जो इसे अपने आवास में जीवित बने रहने के लिए और जनन के योग्य बनाता है। अनेक अनुकूलन लंबे समय की विकास यात्रा के बाद विकसित हुए हैं और आनुवंशिकता स्थिर हो गए हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मरुस्थलीय पौधों के प्रकाश संश्लेषी मार्ग विशेष प्रकार के होते हैं, जिसके कारण वे अपने रंध्र दिन के समय बंद रखते हैं। तो ये सही बात है, जिससे कि उनका वाष्पोत्सर्जन कम हो। मरुस्थलीय पौधे नागफनी में प्रकाश संश्लेषण का कार्य चपटे तने द्वारा होता है। तो ये भी सत्य बात है। तो ऑप्शन कौन सा सत्य है? तो दोनों ही सत्य हैं। उत्तर की व्याख्या करें हम लोग, दोनों ही कथन सत्य हैं। अनेक मरुस्थलीय पौधों की पत्तियों की सतह पर मोटी उपत्वचा यानी क्यूटिकल होती है और उनके रंध्र यानी स्टोमेटा गहरे गर्त में व्यवस्थित होते हैं, ताकि वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की न्यूनतम हानि हो सके। उनके प्रकाश संश्लेषी यानी CAM मार्ग भी विशेष प्रकार के होते हैं, जिसके कारण वे अपने रंध्र दिन के समय बंद रख सकते हैं। मरुस्थलीय पादपों नागफनी, जो ओपानसिया के नाम से भी जाना जाता है, कैक्टस आदि में पत्तियां नहीं होती, बल्कि वे कांटे के रूप में रूपांतरित हो जाती हैं और प्रकाश संश्लेषण का कार्य चपटे तने द्वारा होता है। प्रश्न है, परभक्षण के संदर्भ में नीचे दिए गए घटनाओं पर विचार करना है। परभक्षी पादपों द्वारा स्थिर की गई ऊर्जा उच्चतर पोषीय स्तरों को स्थानांतरित करते हैं। तो हाँ, करते हैं। परभक्षी शिकार की समष्टि को नियंत्रित रखते हैं। तो यस, ये रखते हैं। परभक्षी किसी समुदाय में जातियों की विविधता को भी बनाए रखने में मदद करते हैं। तो हाँ भाई, करते हैं। तो सभी कथन क्या है? सत्य है। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। परभक्षण प्रकृति का एक ऐसा तरीका है जिसमें पादपों द्वारा स्थिर की गई ऊर्जा उच्चतर पोषीय स्तरों को स्थानांतरित होती है। पौधों को खाने वाले प्राणी या प्राणियों को खाने वाले दूसरे प्राणियों को परभक्षी कहा जाता है। हालांकि इन्हें शाकाहारी व मांसाहारी के रूप में भी वर्गीकृत किया जाता है। परभक्षी परितंत्र में एक अन्य महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये शिकार समष्टि को नियंत्रित रखते हैं। अगर परभक्षी नहीं होते तो शिकार जातियों का समष्टि घनत्व बहुत ज़्यादा हो जाता और क्या होता, और परितंत्र में अस्थिरता आ जाती है। जब किसी भौगोलिक क्षेत्र में कुछ विदेशी जातियाँ लाई जाती हैं तो वे आक्रामक हो जाती हैं और तेज़ी से फैलने लगती हैं, क्योंकि आक्रांत भूमि पर उसके प्राकृतिक परभक्षी नहीं होते हैं। परभक्षी स्पर्धी शिकार जातियों के बीच स्पर्धा की तीव्रता को कम करके किसी समुदाय में जातियों की विविधता बनाए रखने में भी सहायता करते हैं। ये प्रश्न है, परितंत्र में विभिन्न जातियों की पारस्परिक क्रिया के संबंध में नीचे दी गई सूची आपस में मिलान करना है। एक जाति को लाभ व दूसरी को हानि होती है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं परजीविता। तो परजीविता।
ये क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। एक जाति को लाभ होता है वह दूसरी जाति अप्रभावित रहती है, इसको बोलते हैं क्या, सहभोजिता। तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन। दोनों जातियों को लाभ होता है, इसको क्या बोलते हैं, सहकारिता, यानी ये सी ऑप्शन हो जाएगा। एक जाति को हानि व दूसरी अप्रभावित रहती है, तो इसको बोलते हैं अंतर जातीय परिजीविता। तो ये हो जाएगा हम लोगों का डी ऑप्शन। आंसर की बात करें हम लोग तो क्या आया था, ए का 3 आया था, 3 एक ही में है, तो आंसर बी हो जाएगा। इन डिफिनेशंस को हम लोग देख लेते हैं। तो प्रकृति में भिन्न जातियों की समष्टियाँ आवास में पृथक नहीं रहती बल्कि कई तरह से पारस्परिक क्रिया करती हैं। तो परिजीविता क्या होती है, इस प्रक्रिया में एक जाति को लाभ होता है व दूसरी को हानि होती है, जिसको पैरासिटिक नेचर भी कहते हैं। सहभोजिता, यह ऐसी पारस्परिक क्रिया है जिससे एक जाति को लाभ तो होता है और दूसरी को न हानि होती है और ना ही लाभ होता है, अर्थात वे अप्रभावित रहती है, तो इसको सहभोजिता कहते हैं। वहीं अगर हम लोग बात करें सहोपकारिता की, तो इस पारस्परिक क्रिया से परस्पर क्रिया करने वाली दोनों जातियों को लाभ होता है। सहोपकारिता के सबसे शानदार और विकास की दृष्टि से लुभावने उदाहरण पादप प्राणी संबंध में पाए जाते हैं। पादपों को अपने पुष्प परागित करने और बीजों के प्रकीर्णन के लिए प्राणियों की सहायता चाहिए होती है। अगला है अंतरजातीय परिजीविता। इस प्रक्रिया में एक जीव को हानि होती है और दूसरा अप्रभावित रहता है। लाइकेन जो पारिस्थितिकी अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में यह सहजीवी सहचर्य है शैवाल और जीवाणु का, शैवाल और कवक का, जीवाणु और कवक का, कवक और फंजाई का। तो लाइकेन जो होता है वो शैवाल होता है और कवक के लिए भी। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। आंसर बी में कवक व प्रकाश संश्लेषी शैवाल या साइनोबैक्टीरिया के बीच घनिष्ठ म्यूचुअलिस्टिक या सहोपकारी संबंध होता है और इसका उदाहरण क्या है, लाइकेन। शैवाल द्वारा कवक को भोजन की आपूर्ति की जाती है, बदले में कवक द्वारा शैवाल को सुरक्षा, जल, नाइट्रोजनी पदार्थ व खनिज लवण प्रदान किए जाते हैं।